हाय ऑल। आज का जो टॉपिक है वो है कलेक्शन फ्रेमवर्क। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे और जो समझेंगे वो कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे भी। माय नेम इज दीपक त्रिपाठी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो और अगर आपने प्रीवियस वीडियो वीडियो देखी हो तो उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमने जो डिस्कस किया था वो लिस्ट इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था और सेट इंटरफेस के बारे में। तो दो इंटरफेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ने से पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि क्यों कलेक्शन फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक हम रीड करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, उस चीज के पीछे पर्पज क्या है। मैं आपको बताऊंगा आज जो कोशिश होगी कि पूरा का पूरा आज कलेक्शन फ्रेमवर्क हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है कोर जावा के अंदर। अगर आप जावा पढ़ने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी मतलब जावा के अंदर क्या चीजें पढ़ें। सभी लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग तो करते हैं जावा से, वो सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा की बैकबोन है। अगर आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं। आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क में मैं आपको बता दूं कि क्यों पढ़ते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क का पहला एडवांटेज ये है कि इसने एरे को की प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। अब क्वेश्चन उठता है कि एरे में प्रॉब्लम क्या थी। तो पहले पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एरे की लेंथ आपने फिक्स कर दी, मान लीजिए आपने दे दिया साइज में 5। अब 5 से ज्यादा एलिमेंट एरे के अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था एरे का, मान लीजिए आपने डेटा टाइप इंटीजर दे दिया। अब अगर आपने डेटा टाइप इंटीजर दिया है और उसमें आप वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की लेना चाहते हैं तब भी आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करते, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को आप स्टोर नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉब्लम जो थी एरे के अंदर, अगर हमें पोजीशन देकर के एलिमेंट को ऐड करना हो डिलीट करना हो तो काफी प्रॉब्लमेटिक होता था एरे के अंदर। तो इन सारी चीजों को ओवरकम किया गया। किसके थ्रू इन सारी चीजों को ओवरकम किया गया? विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन। अब कलेक्शन को हम जानते हैं जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो यूटिल पैकेज के अंदर जावा में देखिए कोई हेडर फाइल तो होती नहीं है। जावा के अंदर अगर हेडर फाइल हमें इंक्लूड कर, हेडर फाइल का मतलब पैकेज समझ रहे हैं। यहाँ पर एक पैकेज है जावा डॉट यूटिल। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर क्या आता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क आता है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज किस लिए करते हैं? एरे की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। मींस अगर आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज किया तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के में आप कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और पोजीशन देकर के एलिमेंट को ऐड और रिमूव इजिली कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। इन्होंने क्या बोला देखिए यहाँ पर ये लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है देखिए। इन्होंने कहा है कि द कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा हेल्प अस टू स्टोर द डेटा एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एज वेल एज ग्रुपिंग वेरियस ऑब्जेक्ट। वही बातें जो अभी हमने डिस्कस किया था। इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर सिमिलर टाइप और डिफरेंट टाइप। मींस आप कलेक्शन के अंदर सिमिलर टाइप के डेटा टाइप पे भी काम कर सकते हो, मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो। कैसे हम देखेंगे प्रैक्टिकली। इन्होंने देखिए जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ पहले पॉइंट में एरे कैन, इन्होंने क्या बोला देखो, बट विथ एरे वी जनरली फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो हमने डिस्कस किया था एरे के साथ हम क्या करते थे, ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। पहला क्या कि एरे कैन ओनली स्टोर द डेटा एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। मींस एरे जो था वो क्या करता था? सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता। एडिंग एंड डिलीटिंग द अरे एलिमेंट इज डिफिकल्ट। वही सारी बात की है। इन्होंने कहा कि टू ओवरकम दी प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ए न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड कलेक्शन फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय J2SE 1.2। मींस J2SE 1.2 में एक नया फ्रेमवर्क आया जिसका नाम क्या था? कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट। अब
इस कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दो टाइप के चीजें हैं। पहला है लिस्ट इंटरफेस, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आप लिस्ट इंटरफेस के बारे में जानना चाहते हैं और एरे लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर जो बना था, सेट इंटरफेस भी डिस्कस हो चुका था, सेट इंटरफेस और हैश सेट क्लास के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो नया इंटरफेस पढ़ेंगे, या जो चीजें छूट गई थी। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेविगेबल सेट इंटरफेस। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंटरफेस क्या होता है। अगर आप लोगों को अवेयरनेस हो इंटरफेस के बारे में, तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक क्लास की तरीके से बिहेव करता है। लेकिन आपको अगर याद होगा कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो जब मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, तो उसी मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट ले आए, इंटरफेस। इंटरफेस क्या करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। प्लस इंटरफेस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि जैसे हम क्लास बनाते हुए क्लास क्लास का नाम लिखते हैं, वैसे इंटरफेस इंटरफेस का नाम लिखते हैं। क्लास के अंदर जो भी मेथड हम बनाते हैं, जो भी फंक्शन हम बनाते हैं, उसके अंदर मैसेज पास करते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड होगा, जो भी फंक्शन होगा, वो अनडिफाइंड होगा। प्लस इंटरफेस के अंदर जो मेथड अनडिफाइंड होते हैं, उसको कॉल करने के लिए हमें क्लास की जरूरत होती है। अगर आप लोगों को रिमेंबर हो, क्लास क्या करता है, इंटरफेस को कॉल करता है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स के थ्रू, और उसके बाद जो अनडिफाइंड मेथड होते हैं इंटरफेस के अंदर, उसको डिफाइन करने का काम। अब आपको याद होगा तो इंटरफेस के अंदर जो अनडिफाइंड मेथड होते हैं, उसे क्लास के इंस्टेंस के साथ हम कॉल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ये नेविगेबल सेट इंटरफेस है, ये प्री डिफाइंड इंटरफेस है, राइट। अगर आप लोगों को इंटरफेस के को समझना है और आप चाहते हैं कि इंटरफेस को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमें बताइएगा। उस पर हम एक नया वीडियो में बना करके आप लोगों को दे। लेकिन पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नेविगेबल सेट इंटरफेस की। तो नेविगेबल सेट इंटरफेस, पहले आपको ये जानना है कि नेविगेबल सेट इंटरफेस जो है वो प्री डिफाइंड इंटरफेस। इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि दिस इज न्यू इंटरफेस इंट्रोड्यूस इन जावा एसई 6। इट एक्सटेंड द सॉर्टेड सेट इंटरफेस एंड हेल्प you in retrieving the element on basis of closed set match to the specific value। तो सिंपल सी बात है कि ये जेडीके 1.6 के साथ आया, जावा एसई 6 के साथ आया है। ये सॉर्टेड सेट इंटरफेस के फीचर को इनहेरिट करता है और जो क्लोजेस्ट मैच होते हैं उन एलिमेंट को रिट्रीव करने का काम करता है। कैसे करता है, क्या वर्किंग होती है नेविगेबल सेट इंटरफेस की, अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे इसमें। देखो, नेविगेबल सेट इंटरफेस है, अगेन कॉन्सेप्ट आया। नेविगेबल सेट इंटरफेस के अंदर क्या होंगे, अनडिफाइंड मेथड होंगे। उन अनडिफाइंड मेथड को कॉल करने के लिए किसकी जरूरत होगी, क्लास की जरूरत होगी। तो कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं वो दिखाता हूं आपको। तो नेविगेबल सेट इंटरफेस को जो सपोर्ट करती है क्लास, वो कौन सी है, ट्री सेट क्लास सपोर्ट करती है। तो हम यहां से देखेंगे, देखो इन्होंने लिखा ना ये लाइन कि द, यहाँ देखिए, द एलिमेंट ऑफ ए ट्री सेट क्लास आर स्टोर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब आप अगर किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे, तो जब ट्री सेट क्लास को आप रन करेंगे तो क्या होगा, अब बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। इन्होंने कहा द एलिमेंट रिट्रीवल इज फास्ट इन ट्री सेट। तो ट्री सेट में क्या होता है, रिट्रीवल फास्ट होता है, ड्यू टू विच इज ए गुड चॉइस टू यूज ट्री सेट व्हेन स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर आप किसी कलेक्शन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस है कि आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आप ट्री सेट क्लास करेंगे अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं उस समय सेट इंटरफेस को और लिस्ट इंटरफेस। तो दो चीजें आपने जानी। पहली चीज ये कि हमारे पास नेविगेबल सेट इंटरफेस है जो जेडीके 1.6 में जावा एसई 6 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, उसको जो सपोर्ट करती है ट्री सेट क्लास सपोर्ट करती है। ट्री सेट क्लास कैसे सपोर्ट करती है नेविगेबल सेट इंटरफेस को, प्रैक्टिकली अब हम करने जा रहे हैं, वो चीज को हम समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप जान लीजिए कि इसके अंदर ट्री सेट क्लास के अंदर दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है पुल फर्स्ट और दूसरा मेथड है पुल लास्ट। स्लाइड्स में इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। पुल फर्स्ट के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने
कि इट रिटर्न्स एंड डिलीट द फर्स्ट लोएस्ट एलिमेंट इन द इन्वोकिंग सेट। मतलब ये क्या करेगा, रिटर्न तो करेगा जो लोएस्ट एलिमेंट, अगर आपने कोई एलिमेंट स्टोर किया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 आपने स्टोर किया है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लोएस्ट एलिमेंट को रिट्रीव करेगा, मतलब 1 को डिस्प्ले कर देगा। 1 को डिस्प्ले करने के बाद वो क्या करेगा, फिर उसे डिलीट भी कर देगा। ये काम किसका है, पोल फर्स्ट का है। पोल फर्स्ट किस क्लास का मेथड है, ट्री सेट क्लास का मेथड है। ट्री सेट क्लास क्या है, यूजर डिफाइन या प्री डिफाइन, तो ट्री सेट क्लास जो है आपकी प्री डिफाइन क्लास, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, पोल लास्ट क्या करेगा, लास्ट ये क्या करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमने स्टोर किया, तो फिफ्थ को रिटर्न कर देगा, लेकिन फिफ्थ को क्या करेगा, ये डिलीट भी कर देगा, राइट। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं ट्री सेट क्लास। तो मैं आप लोगों को एक बार नोटपैड शेयर करता हूँ, जैसे हम लोग कर रहे थे, और नोटपैड पे एक एक चीजों को हम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। अगर कोई बीएस कोड करना चाहता है, रन करना चाहता है, तो वो रन कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आप नोटपैड पे ही प्रोग्राम को रन करें। यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम्स बनाएंगे इसके अंदर, तो सबसे पहला काम होगा कि आप नोटपैड के अंदर उसकी एपीआई को आप कॉल कर लें। एपीआई का मतलब कि यहाँ पर देखिए हेडर फाइल तो होती नहीं है, किसके अंदर, हेडर फाइल जो है आपकी जावा के अंदर, जावा के अंदर नहीं होती, यहाँ पर होता है पैकेज। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क किसके ऊपर, किस पैकेज के इनसाइड आता है, यूटिल पैकेज के इनसाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन, ठीक है। तो यूटिल पैकेज को हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास हमने बना लिया, मान लो ए बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आप जानते हैं कि मेन मेथड लिखते हुए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ पर हमने लिखा स्ट्रिंग args, तो ये मेन फंक्शन हो गया। देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट ओपन है, तो 2 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि आप कौन सी क्लास को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ट्री सेट को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्री सेट का बना लिया टी इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। तो ट्री सेट हमारी कॉल क्लास जो है कॉल हो गई। अब हमने यहाँ पर लिखा टी डॉट ऐड, ऐड एक मेथड है, क्या ऐड कर रहा है, देखिए हम 5 कर रहे हैं, पहले 5 ऐड कर लिया हमने। 5 ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर 4 3 2 1 हमने कर लिया। यहाँ पर टी डॉट ऐड 5 के बाद हमने कर लिया 4, यहाँ पर कर लिया 3, यहाँ पर कर लिया 2, यहाँ पर कर लिया 1, राइट। तो 5 4 3 2 1 ये सारी चीजें हमने क्या की, यहाँ पर ट्री सेट क्लास को में कॉल कर ली हमने। 5 को भी कॉल कर लिया, 4 को भी कॉल कर लिया, 3 को, 2 को, 1 को, मतलब ऐड हो गई हमारी लिस्ट के अंदर। अब पहली चीज तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो ट्री सेट क्लास की डेफिनेशन थी कि हम जब भी ट्री सेट क्लास में कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में से होता है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखते हैं कि ये शो होता है कि नहीं। तो किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए जावा के अंदर तो हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख लेंगे। प्रिंट एलन में हमने लिख लिया क्या, टी को, ठीक है। इसके बाद मतलब कोई एलिमेंट आ जाएगा, फिर इसके बाद टी डॉट साइज भी हमने लिख लिया। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि इस कलेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट अभी तक स्टोर हो चुके हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पे गए, हमने सेव कर दिया। यहाँ पर इस फाइल को हम सेव कर देंगे। हमने सेव कर दिया, जो क्लास का नाम है ए डॉट जावा से हमने सेव कर दिया यहाँ पर, ऑलराइट। ये फाइल हमने क्या किया है, इसको ए डॉट जावा नाम से सेव कर दिया। मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट शेयर कर देता हूँ एक बार आपके साथ, एक मिनट। जो आउटपुट विंडो है आपको आपके सामने विजुअल हो जाएगी, देखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने शेयर है। सबसे पहले हम आते हैं सीडी डेस्कटॉप का, मतलब डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पर अब हमने डेस्कटॉप की फाइल हमारी सेव है। कंपाइल करने के लिए पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि जावा सी लिखेंगे, ए डॉट जावा लिखेंगे आप, क्यों, क्योंकि फाइल का नाम ये है।
ये वार्निंग है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमने लिखा जावा है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या किया था 1 2 3 4 5 हमने 5 4 3 2 1 एंटर किया था, लेकिन ये क्या दे रहा है 1 2 3 4 5 और उसकी साइज दे रहा है यहाँ पर 5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रीज क्लास है वो एलिमेंट को जो स्टोर कर रही है वो असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, और भी जो मेथड थे इसके पोल फर्स्ट और पोल लास्ट, इनको यूज करके एक बार देखते हैं कि क्या वो लोएस्ट पोल फर्स्ट लोएस्ट एलिमेंट को रिट्रीव करता है और डिलीट कर देता है कि नहीं, और सेम चीज पोल लास्ट के लिए करते हैं कि वो लास्ट हाईएस्ट एलिमेंट को रिटर्न करके डिलीट करता है कि नहीं। एक बार हम इस चीज को प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो एक बार फिर से नोटपैड पे आते हैं, हम मैं शेयर कर दूं आप लोगों के सामने एक बार नोटपैड को। आई होप कि आप लोगों के सामने नोटपैड विजुअल हो चुका होगा। अब देखिए सेम प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अगर आपको याद हो तो अब इसी चीज को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर वो मेथड यूज कर देते हैं, यहाँ पर पोल फर्स्ट कर दिया। पोल फर्स्ट करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये पोल फर्स्ट हो गया तो यहाँ पर एलिमेंट डिलीट हुआ कि नहीं, तो ये बता देगा। उसकी साइज कितनी बची उससे मालूम हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे और एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगी कि हाँ अभी तक पोल फर्स्ट मेथड जो है वो वही काम कर रहा है कि नहीं जैसे डिस्क्रिप्शन थी। तो अगेन हम क्या करेंगे, देखिए अगेन इसे कंपाइल करेंगे, इस प्रोग्राम को फिर से हमने कंपाइल किया और यहाँ पर रन कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, इसने वन को देखिए डिस्प्ले तो किया, लेकिन वन डिस्प्ले करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ 2 3 4 5 दे रहा। इसका मतलब कि ये डिलीट हो गया वन। अब हमारे पास कितनी लेंथ बची, 4 बची। तो जो पोल फर्स्ट की डेफिनेशन थी वो बिल्कुल जो डेफिनेशंस में लिखा गया है, जो स्लाइड्स में था, वही चीजें एग्जैक्टली यहीं पर इम्प्लीमेंट की। अब एक बार फिर से आप पोल लास्ट वाले मेथड को भी यूज करते हैं और आ जाते हैं नोटपैड वाले सेक्शन पे। एक बार फिर यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर हमने अगेन पोल लास्ट वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, कंट्रोल सी, यहाँ पर हमने कर लिया, कंट्रोल वी, यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर पोल फर्स्ट किया हमने कर दिया, पोल लास्ट। अब देखते हैं वो लास्ट होने के बाद क्या होता है, लास्ट एलिमेंट को रिट्रीव करता है कि नहीं। तो इस चीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से हमें मतलब आउटपुट विंडो पे हम आ जाते हैं। तो आउटपुट विंडो पे आ गए, देखिए एक बार फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल किया हम यहाँ पर, अब देखिए इसने लास्ट एलिमेंट को भी रिट्रीव किया और डिलीट कर दिया, इसीलिए इसकी लेंथ कितनी बची हुई है, 3 बची हुई है। तो अब जो स्लाइड्स में लिखा हुआ था देखिए पोल फर्स्ट के बारे में, पोल लास्ट के बारे में, एग्जैक्टली वही चीजें इंप्लीमेंट हो रही है ट्री सेट क्लास के बारे में। तो एक बार फिर से एक और मेथड है क्लियर, तो क्लियर वाली मेथड को भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्लियर क्या करेगा, सबको क्लियर कर देगा, मतलब एलिमेंट को भी क्लियर कर देगा और जो उसकी साइज होगी वो भी 0 आ जाएगी अगर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो कैसे यूज करेंगे, हमने टी डॉट क्लियर यूज कर, राइट। क्लियर यूज करने के बाद हम इस प्रोग्राम को चला लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या वो चीजें मतलब जो डेफिनेशन है क्लियर मेथड की वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर अब एक बार कंपाइल किया हमने, देखिए रन किया, लास्ट में जब क्लियर मेथड लगा देखिए इसने क्या किया, 0 कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कि ट्री सेट क्लास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसे लोग इंटरव्यू में और कहीं पर भी आप जाएंगे, अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं तो आपसे ट्री सेट क्लास पूछ लिया जाता है। तो आप ये जानिए कि ट्री सेट क्लास एक क्लास है जो कि लार्ज लिस्ट पे एप्लीकेबल होती है। इसके अपने दो मेथड होते हैं, एक है पोल फर्स्ट और पोल लास्ट, जो कि पोल फर्स्ट लोएस्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है और डिलीट कर देता है, पोल लास्ट लास्ट हाईएस्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है और डिलीट कर देता है, क्लियर क्लियर कर देता है। फ्री सेट क्लास एक क्लास है, ये किस इंटरफेस को सपोर्ट करती है, नेविगेबल सेट इंटरफेस को सपोर्ट करती है। नेविगेबल सेट इंटरफेस किस पैकेज के अंदर या किस वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, जावा के किस वर्जन के साथ आया, तो हाँ जो नेविगेबल सेट इंटरफेस है वो जेडीके 1.6 के साथ, मतलब जावा एसई 6 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। अब आई होप
कि यहाँ तक इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब हम यूज करते हैं, एक बार स्लाइड्स पे फिर से आ जाते हैं और देखते हैं कि आगे के कंटेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं और यूज करते हैं इस चीज को। देखिए ट्री सेट क्लास कंप्लीट होने के बाद अब आपके सामने जो नया टॉपिक है वो है क्यू इंटरफेस। तो क्वेश्चन उठता है कि क्यू इंटरफेस क्या होता है। तो आप लोगों ने अगर डेटा स्ट्रक्चर में इससे पहले अगर आप लोगों ने पढ़ा हो क्यू इंटरफेस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि क्यू इंटरफेस जो है जनरली काम करता है आपका फीफो सिस्टम पे। फीफो सिस्टम का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल आप मेट्रो स्टेशन पे गए और मेट्रो स्टेशन पे आपको टोकन लेना है। अब जो सबसे पहले क्यू में होगा वो सबसे पहले टोकन लेगा और सबसे पहले एग्जिट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है फीफो का। यहाँ पर फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू क्या है? क्यू एक इंटरफेस है जो क्यू के मतलब फीफो वाले कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। कैसे करता है क्यू वाले कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट, इस अभी हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब क्यू इंटरफेस है तो इसे कोई न कोई क्लास सपोर्ट करेगी। इसे जो क्लास सपोर्ट करती है उस क्लास का नाम है प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू क्या करती है? यहाँ पर देखो इन्होंने कहा ना कि द प्रायोरिटी क्यू क्लास इंप्लीमेंट द क्यू इंटरफेस एंड यूज इट्स बिहेवियर। मतलब प्रायोरिटी क्यू क्लास क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है और प्लस इसके बिहेवियर का मतलब कि जो फीफो सिस्टम वाली बात है उसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। एक चीज इन्होंने और बताया है, द प्रायोरिटी क्यू डज नॉट अलाउ स्टोरिंग नल एलिमेंट। मतलब आप ब्लैंक एलिमेंट या नल एलिमेंट आप स्टोर नहीं कर सकते, उसे अलाउ नहीं करती प्रायोरिटी क्यू क्लास। तो एक बार हम लोग इसे अभी इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रायोरिटी क्यू क्लास जो है उसके कितने मेथड्स हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं एक बार। तो प्रायोरिटी क्यू मेथड के पास देखिए पहला मेथड है ऑफर। यहाँ पर जो काम ऐड करता है वो काम ऑफर यहाँ पर करता है। मतलब ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आप ऐड वाले मेथड को यूज ही नहीं कर सकते। आप ऐड वाले मेथड को भी यूज कर सकते हैं, प्लस ऑफर को आप यूज करोगे। ऑफर का यूज जो होता है वो क्यू के अंदर होता है। क्यों ये होता है? क्योंकि आप एलिमेंट को ऐड करना है। पीक पीक के बारे में इन्होंने बताया है कि इट रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप इन द इन्वोकिंग क्यू बट डज नॉट डिलीट दैट एलिमेंट। इट रिटर्न नल इफ द क्यू इज एम्प्टी। मतलब ये क्या करता है, जो टॉप पे एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देगा। टॉप का मतलब जो फर्स्ट में आएगा उसे रिटर्न कर देगा लेकिन डिलीट नहीं करेगा। कॉल क्या करता है, जो टॉप पे एलिमेंट है उसे रिटर्न तो करता है लेकिन डिलीट भी कर देता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हमने देखी। यहाँ पर कि जब अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रायोरिटी क्यू क्लास को तो उसमें हम ये चीज देखेंगे कि कैसे पीक और कॉल दोनों मेथड को यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए और प्रायोरिटी क्यू क्लास को हम इम्प्लीमेंट करते हैं आगे। यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू क्लास पे आ जाते हैं हम एक बार। मैं आपको नोटपैड शेयर कर दूं एक बार फिर से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली चीज एज इट इज रहने देंगे। बस यहाँ पर हम अब क्लास यूज कर देंगे प्रायोरिटी क्यू। हमने बना लिया ऑब्जेक्ट पी इक्वल टू न्यू। ओके, अब यहाँ पर पी डॉट अगर देखा हो ऑफर था तो हमने यूज कर लिया ऑफर मेथड को, हमने कर लिया फाइव मान। ओके, यहाँ पर फाइव, यहाँ पर फोर, थ्री, टू, यहाँ पर फाइव। ओके, अब सबसे पहले हम ए एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ए एलिमेंट को स्टोर कर पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए पी, इसकी साइज देखते हैं। और अब इसे समझते हैं। आउटपुट विंडो पे आ जाते हैं और देखते हैं कि प्रायोरिटी क्यू क्लास एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। तो इसे भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम।
यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 आ गया एलिमेंट, और यहाँ पर दे दिया इसने क्या 5, मतलब हाँ प्रायोरिटी क्यू क्लास काम कर रही है। अब जब हम पीक यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, टॉप पे एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट में कौन सा 1 है, 1 को ये रिटर्न करेगा, लेकिन 1 को क्या करेगा, वो डिलीट नहीं करेगा, लेकिन पॉल क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो इस चीज को जो थ्योरी में था वो प्रैक्टिकली कैसे होता है, उस चीज को अभी हम देखें। तो एक बार हम नोटपैड वाली विंडो पे आ जाते हैं और इसे देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं पीक को, यहाँ पर पी डॉट पीक यूज करने के बाद क्या होता है, फिर यूज कर लेते हैं हम पॉल। पॉल यूज करने के बाद क्या होता है, तो एक बार इंप्लीमेंट करके इसे देखते हैं इस चीज को। यहाँ पर देखिए ये तो पहले एलिमेंट था, जब हमने पीक यूज किया तो जो फर्स्ट में एलिमेंट था उसे रिट्रीव कर दिया, लेकिन देखिए डिलीट नहीं किया। लेकिन जब पॉल यूज किया, पॉल ने भी देखो 1 को रिटर्न तो किया, लेकिन इसने क्या किया, 1 को डिलीट कर दिया। अब साइज हमारी क्या बची, 4। तो जो हमने थियरी में पढ़ा था कि पीक एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट को रिटर्न तो करता है लेकिन क्या करता है, डिलीट कर देता। पीक तो रिटर्न करता है लेकिन डिलीट नहीं करता, वो चीज भी हमने देखी प्रैक्टिकली। पॉल एलिमेंट के बारे में हमने देखा कि वो रिटर्न तो करता है लेकिन डिलीट कर देता, वो भी ये हमने प्रैक्टिकली देखी। तो अब हम क्या करेंगे, सीरीज में आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ तक कि इसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, मैं आपको बताऊं। अब आगे हम आते हैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर। अ, अगला इंटरफेस जो हमारा है, जो हमें अभी रीड करना है, वो है DQ इंटरफेस। DQ इंटरफेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो चीजें बताई जा रही हैं उसको जरूर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए। कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको जावा के अंदर किस टॉपिक के अंदर दिक्कत है। आई विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू क्रिएट अ न्यू वीडियो। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए चीजों को, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे चीजें आप समझ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्यू इंटरफेस का अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है DQ इंटरफेस। और DQ इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं। DQ जो है क्यू को की प्रॉब्लम को ओवरकम किया किसने, DQ इंटरफेस के अंदर डबल एंडेड क्यू है। डबल एंडेड क्यू का मतलब कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कर सकते हो और लास्ट इन लास्ट आउट भी कर सकते हो। और ये नया फीचर है JDK 1.6 का जो इंट्रोड्यूस हुआ। आप अगर आपसे कोई पूछता है कि JDK 1.6 में क्या नई चीज आई, तो आप बोल सकते हैं कि DQ इंटरफेस जो आया वो JDK 1.6 में है, राइट। तो DQ का सिंपल सा मतलब है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या होता है, आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कर सकते हैं और लास्ट इन लास्ट आउट, राइट। तो कैसे DQ इंटरफेस को में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, कैसे लास्ट इन लास्ट आउट करते हैं, इस चीज को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कभी करेंगे। और इसको सपोर्ट जो करती है वो अरे DQ क्लास करती है। अरे DQ क्लास भी JDK 1.6 में ऐड होने वाला नया फीचर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर इन्होंने बोला ना कि देखो कि द टू क्रिएट अ डायनेमिक एरे व्हिच हैज नो कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशंस नहीं। यहाँ पर इसकी मेथड जो है अरे DQ क्लास के, ठीक है। यहाँ पर दो मेथड है, आपका गेट फर्स्ट है और गेट लास्ट है, ठीक है। तो गेट फर्स्ट और गेट लास्ट जो है
गेट फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा, गेट लास्ट क्या करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट को रिटर्न करेगा। कैसे करेगा इस चीज को हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इम्प्लीमेंट करके इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो प्रायोरिटी क्यू है, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे एरे डी क्यू, जो पहले भी बताया था हमने, एरे डी क्यू क्लास, एरे डी क्यू कर लिया। यहाँ पर पी डॉट ऐड कर लिया, क्या ऐड कर लिया, 5। यहाँ पर कर लिया हमने 4, यहाँ पर कर लिया 3 2 1। यहाँ पर हमने पी को प्रिंट कर लिया, इसके साइज को प्रिंट कर लिया। और जो गेट फर्स्ट मेथड था उसे भी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर गेट लास्ट को भी यूज कर लेते हैं। गेट फर्स्ट और गेट लास्ट यूज करने के बाद ये देखते हैं कि एलिमेंट को रिटर्न डिलीट तो नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों को बस हमने क्या किया, देखिए गेट फर्स्ट को यूज कर लिया, साइज लेंथ दे दिया कि ये देखने के लिए ये डिलीट तो नहीं कर रहा है। एक बार हम फिर से इसे देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके। ये देखिए लिस्ट में एलिमेंट आ गए, जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया था उसी ऑर्डर में आ गया, 5 साई हो गई। लेकिन देखिए इसमें गेट फर्स्ट कर दिया तो पहले वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दिया लेकिन डिलीट नहीं किया। इसने क्या किया, गेट लास्ट, लास्ट वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दिया लेकिन डिलीट नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरे डी क्यू क्लास है वो क्यू इंटरफेस को सपोर्ट करती है। ये डबल एंडेड क्यू है क्योंकि हम फर्स्ट से भी एलिमेंट को देखिए रिटर्न कर रहे हैं और लास्ट से भी कर रहे हैं। मतलब हम फर्स्ट से भी रिटर्न कर सकते हैं और लास्ट से भी एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। तो दोनों मेथड को हमने इम्प्लीमेंट किया डीक्यू क्लास के और डीक्यू इंटरफेस के एरे डीक्यू क्लास के थ्रू। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी इम्प्लीमेंट किया क्यू इंटरफेस के अंदर या जो भी कलेक्शन के अंदर आपने इम्प्लीमेंट किया, आपको कैसा लगा इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कलेक्शन इंटरफेस को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लासेस में, और जो भी मेथड्स जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो अगली क्लास में कंटिन्यू होंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पार्टिसिपेंट। Thank you so much.